Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 37, part 1 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट पे हम सेक्शन 4.2 लिमिट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस सेक्शन में हम लिमिट ऑफ फंक्शंस को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इस सेक्शन में हम लिमिट थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। डेफिनेशन 4.21 लेट A be a subset of R, let f is a function from A to R, and let C belongs to R be a cluster point of A। इससे प्रीवियस सेक्शन में हम क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। अगर C क्लस्टर पॉइंट ऑफ A है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एट लीस्ट एक ऐसा X मिलेगा जो कि A से भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से भी बिलोंग करेगा। अगर हमें कोई एट लीस्ट एक ऐसा X मिल जाता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फिर हम उस सूरत में C को क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ A कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हम प्रीवियस सेक्शन में स्टडी कर चुके हैं। We say that function is bounded on a neighborhood of C if there exists a delta neighborhood of C and a constant m such that we have f of x mod is less than equal than m for all x belongs to A intersection delta neighborhood of C। फंक्शन को हम बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ C कब कहेंगे? जब फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी ये कंडीशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? f ऑफ x का मॉड लेस देन इक्वल देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ C। ठीक है, तो उस सूरत में हम फंक्शन को बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ C कहेंगे। ठीक है, यानी फंक्शन इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ C। नेबरहुड ऑफ C, तो ये डेफिनेशन है फंक्शन इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ C की। यानी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा ऑन नेबरहुड ऑफ C पर। ठीक है, यानी अगर हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई फंक्शन है f of x which is equal to y। तो ये हमारे पास कोई C है, इस पर हमें लिमिट L मिलती है और ये हम नेबरहुड ऑफ C डिफाइन करने लगे हैं। C माइनस डेल्टा, C प्लस डेल्टा, यानी ये जो हमारे पास है ये वाला एरिया ये डेल्टा नेबरहुड ऑफ C है। ये अगर आप फॉर एग्जांपल ये A डिफाइन कर लेती हैं, ये वाला एरिया A है मेरे पास। ठीक है, A सबसेट है R का। तो अगर C क्लस्टर पॉइंट ऑफ A है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स
हमें एट लीस्ट एक ऐसा x मिल जाता है जो कि a से भी बिलोंग करता है और डेल्टा नेबरहुड ऑफ c से भी बिलोंग करता है। उस सूरत में जो ये c है ये क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ a बन जाता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c कब होगा? जब हमें कोई ऐसा कांस्टेंट m मिले, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू इस कांस्टेंट m से लेस हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ c। यानी जो भी आप x फाइंड करें वो a से भी बिलोंग करें, यानी आप ये समझें कि ये वाला जो एरिया है यानी यहां तक c प्लस डेल्टा से c तक, इस एरिया में जितने भी x होंगे वो a से भी बिलोंग करेंगे और डेल्टा नेबरहुड ऑफ c से भी बिलोंग करेंगे। तो उस सूरत में ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c होगा, यानी इस एरिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एरिया में फंक्शन इस डेफिनेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा, यानी इस एरिया में हमें कोई ऐसा m मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल देन m हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है फंक्शन इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c। सपोज कर लें कि यहां पर हमें कोई m मिल जाता है, ठीक है, यहां पर तो ये वाला यानी m की वैल्यू, ये वाली m की वैल्यू आप देख सकते हैं कि आप ये जितने भी फंक्शन यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे f ऑफ x, ठीक है, इस एरिया में वो उस m से लेस हो जाएंगे, यानी इस एरिया में हमें कोई ना कोई ऐसा m जरूर मिल जाएगा जिसके लिए ये इक्वेशन स्टेरे लाजमी तौर पर होल्ड होगी। तो उस सूरत में हम फंक्शन को बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 4.22। इफ a is a subset of R and f is a function from a to R has a limit at c belongs to R, then function is bounded on some neighborhood of c। ठीक है, यानी जो a है ये सबसेट ऑफ R है और जो फंक्शन है वो a से R हैज अ लिमिट एट c। ठीक है ना, यानी जो फंक्शन है वो c पर लिमिट पॉइंट रखता है। वही फिगर, ठीक है, यानी ये हमारे पास कोई फंक्शन है और ये c पर लिमिट रखता है, यानी जैसे जैसे x c को अप्रोच करेगा तो उसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो इस l को अप्रोच करेगा। तो उस सूरत में हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x विच इज इक्वल टू l। वो यही बात कर रहे हैं कि a सबसेट है R का और f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू R हैज अ लिमिट एट c, देन f इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ c। ठीक है, तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा ये बाउंडेड होगा ऑन सम नेबरहुड ऑफ c पर। तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स पहले इस डेफिनेशन को स्टडी किया है, यानी बाउंडेड ऑन नेबरहुड ऑफ c को। ठीक है, ताकि इस थ्योरम को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर है, तो वो यही चीज कह रहा है कि अगर a सबसेट है R का और फंक्शन है a से R पर हैज अ लिमिट एट c, देन फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा ऑन सम नेबरहुड ऑफ c। इस चीज को हम अभी प्रूव करने लगे हैं।
let L is the limit of f when x approaches to c. जब x अप्रोच करता है c को, तो उस सूरत में फंक्शन की लिमिट क्या है, वो L. Then for epsilon which is equal to 1, there exists delta such that x minus c का mod is greater than 0 less than delta, then f of x minus l का mod is less than 1. ठीक है. हम स्टूडेंट्स प्रीवियस सेक्शन में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी स्टडी कर चुके हैं. वो यहाँ पर वही डेफिनेशन रिकॉल कर रहा है कि अगर L is a limit of f when x approaches to c, तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा फंक्शन रूल का. यानी x माइनस c का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा. दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. अब वो अगर एप्सिलॉन को चूज कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हम एप्सिलॉन को 1 चूज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 है, तो दिस इंप्लाइज कि एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. x माइनस सी का मॉड ये लेस देन डेल्टा होगा, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन यहाँ पर आप 1 पुट करना, तो ये बन जाएगा कि f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन 1. ठीक है, यही चीज. तो हेंस बाय क्लोरली 2.24a, ठीक है, तो हम f ऑफ x माइनस l का मॉड ये लेस देन 1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं f ऑफ x का मॉड माइनस l का मॉड लेस देन 1. इस माइनस l को आप यहाँ पर भी ऐड करें और यहाँ पर भी ऐड करें, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x का मॉड इज लेस देन l का मॉड प्लस 1. ठीक है, यानी ये हमारे पास, अगर हम l का मॉड प्लस 1 को m चूज कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x का मॉड इज लेस देन m. इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ c. ठीक है, यानी अगर हम ये चूज कर लेते हैं m, l का मॉड प्लस 1 को अगर हम m चूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी जो m होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है, या हम कह सकते हैं इसे अपर बाउंड भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो f ऑफ x का मॉड क्या बन जाएगा फिर, लेस देन इक्वल देन m बन जाएगा. ठीक है, यही चीज वो आगे बताएगा. Therefore, if x belongs to a intersection delta neighborhood of c and x is not equal to c, then f of x का मॉड is less than equal than l का मॉड प्लस 1. ठीक है, तो अगर हम l का मॉड प्लस 1 को m चूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जब आप m चूज करेंगे तो उस सूरत में जो c होगा वो a से बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर c a से बिलोंग नहीं करता तो उस सूरत में आप l का मॉड प्लस 1 को m चूज कर सकते हैं. तो अगर आप ये m चूज करते हैं तो उस सूरत में ये डेफिनेशन होल्ड हो जाती है. f ऑफ x का मॉड इज लेस देन इक्वल देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ c. तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो जाती है तो उसका मतलब ये होगा बाय डेफिनेशन 4.21 कि फंक्शन इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c. ठीक है, ये चीज प्रूफ हो जाएगी. while if c belongs to a, तो अगर c भी a से बिलोंग कर जाता है, ठीक है,
जो हमने प्रीवियस फिगर बनाई थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ ये सी है, ये सी माइनस डेल्टा है और ये सी प्लस डेल्टा है, ये हम चूज कर रहे थे ए को, फॉर एग्जांपल ये हम ए चूज कर रहे थे, ए सबसेट है आर का, और ये भी पता है आपको ये रियल लाइन है, ठीक है। अगर वो कहता है कि सी भी ए से बिलोंग कर जाता है, सी भी ए से बिलोंग कर जाता है, ठीक है। सी क्या है, क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है। तो अगर कहता है कि सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उस सूरत में हम एल का मॉड प्लस 1 को अगर हम एम चूज करते हैं तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स का मॉड ये लेस देन इक्वल देन एम हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, ये बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ सी ये बन जाता है, ठीक है। यानी इस एरिया में ये वाला जो एरिया, ये तो स्टूडेंट्स ये सी प्लस डेल्टा है, यानी ये जो हम ले रहे हैं ये वाला, इसको कलर और दे देते हैं, यानी ये तो स्टूडेंट्स क्या है, ये टोटल डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी है। तो अगर हम इस एरिया में देखें, ये वाला जो एरिया है यहां तक, इसमें जो भी एक्स होगा वो ए से भी बिलोंग करेगा और डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से भी बिलोंग करेगा। तो उस सूरत में ये डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी, इसको आप स्टेरिक कह लें। उस सूरत में जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है, सम नेबरहुड ऑफ सी। तो अगर सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उस सूरत में एल का मॉड प्लस 1 को हम एम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एम चूज करते हैं तो फिर ये इक्वेशन स्टेरिक होल्ड हो जाती है, फिर भी जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। वो कह रहा है कि अगर सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर कहता है कि सी बिलोंग्स टू ए, तो अगर सी ए से बिलोंग कर जाता है तो उस सूरत में जो एम होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ सी वाओ, यानी एफ ऑफ सी का मॉड वाओ एल का मॉड प्लस 1, ठीक है। तो उस सूरत में हम जो एम लेंगे ये लेंगे सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ सी का मॉड वाओ एल का मॉड प्लस 1, ठीक है। उस सूरत में आप ये एम लेंगे, फिर भी ये डेफिनेशन जो स्टेरी है फिर भी ये लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगी, यानी उस सूरत में भी एफ ऑफ एक्स का मॉड ये लेस देन इक्वल देन एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। तो उस सूरत में भी जो ये फंक्शन है ये बाउंडेड होगा ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। तो ये हमारे पास थ्योरम है जो कि अभी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन 4.23, लेट ए सबसेट है आर का एंड लेट एफ एंड जी बी फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू आर, यानी जो फंक्शन एफ है ये भी ए से आर पर है, जो हम जी ले रहे हैं ये भी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर पर, ठीक है। ये हम दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वी डिफाइन द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑन ए टू आर टू बी फंक्शन गिवन बाय, हम इन दोनों फंक्शन का सम भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनका हम सम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। इनका सम होगा वो भी ए टू आर पर फंक्शन होगा, इनका अगर आप डिफरेंस लेंगे वो भी फंक्शन भी ए टू आर पर होगा,
अगर आप प्रोडक्ट लेंगे वो फंक्शन भी ए टू आर, ठीक है। यही कह रहे हैं कि सम भी फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू आर, डिफरेंस भी होगा और प्रोडक्ट भी फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू आर, ठीक है। सम क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरह डिफरेंस किसके इक्वल होगा, एफ माइनस जी ऑफ एक्स ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। इस तरह प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फर्दर इफ बी बिलोंग्स टू आर, जिस तरह हम सी ले रहे थे, सी बिलोंग्स टू आर, अगर हम बी को ले लेते हैं, बी बिलोंग्स टू आर, वी डिफाइन द मल्टीपल बी एफ to be the function given by bf of x which is equal to bf of x for all x belongs to a। इस तरह आप क्वोशंट भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई आप एक और फंक्शन h of x डिफाइन कर लेते हैं जो कि इक्वल नहीं है जीरो के, for all x belongs to a, we define quotient f of h to be function given by f over h of x which is equal to f of x over h of x for all x belongs to a, ठीक है। यानी अगर फंक्शन f ये a से r पर है, इसी तरह अगर g भी एक फंक्शन है फ्रॉम a टू r, ठीक है। यानी वही डेफिनेशंस, ये c है, ये c प्लस डेल्टा है और ये c माइनस डेल्टा। ये स्टूडेंट्स हम वही डेफिनेशंस ही यूज कर रहे हैं जो कि हम प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हम ये कोई a डिफाइन करते हैं, इसमें जो फंक्शन होगा वो होगा a से r पर। इस तरह इसी एरिया में अगर हम g भी डिफाइन कर लेते हैं a से r पर, देन हम इन फंक्शंस का सम भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी इनका सम किसके इक्वल होगा, यानी f प्लस जी ये किसके इक्वल होगा, f प्लस जी ऑफ x, यानी x आप इस एरिया से लेंगे, ठीक है ना। जो भी आप x डिफाइन कर रहे हैं वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, x इस एरिया से बिलोंग करता है। तो उस सूरत में ये हमारे पास आएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x के। इसी तरह आप डिफरेंस डिफाइन करेंगे f माइनस g ऑफ x, ये स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x के। इस तरह आप प्रोडक्ट डिफाइन करें एफ जी ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ x डॉट g ऑफ x, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप कोई b लेते हैं r से, तो आप मल्टीपल बी एफ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा बी डॉट एफ ऑफ एक्स। इसी तरह आप क्वोशंट भी डिफाइन कर सकते हैं। आप क्वोशंट के लिए आपको एक और फंक्शन एच ऑफ एक्स ये डिफाइन करना होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। अगर कोई भी एक्स ए से बिलोंग करता है तो एच ऑफ एक्स क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो उस सूरत में आप एफ ओवर एच भी डिफाइन कर सकते हैं, जी ओवर एच भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एफ ओवर एच डिफाइन करते हैं क्वोशंट, ये बन जाएगा एफ ओवर एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर एच ऑफ एक्स, ये भी डिफाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें वो यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थ्योरम 4.24, लेट ए सबसेट है R का, लेट F and G be functions on A to R and let C be clustered point of A, further let B belongs to R, ठीक है। यहाँ पर जो हम C ले रहे हैं ये clustered point of A है
और जो b हम ले रहे हैं ये R से बिलोंग कर रहा है। देन इफ limit of f when x approaches to c which is equal to L and limit x approaches to c g which is equal to m then ठीक है। फिर हम जिस तरह स्टूडेंट्स हम ये प्रोडक्ट सम डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम इनकी लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी सम की लिमिट क्या होगी, डिफरेंस की लिमिट क्या होगी, प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी। यानी अगर हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f, ये हमारे पास L है, एंड नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू c g, ये हमारे पास m है। तो सम की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस ठीक है चैप्टर्स में इस चीज़ को स्टडी कर, जिस तरह हमने सीक्वेंस में स्टडी किया था कि अगर दो सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो उनकी लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो यही भी चीज़ होगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f प्लस g, इसकी लिमिट भी क्या होगी L प्लस m होगी। डिफरेंस की लिमिट क्या होगी, फिर अगर हम डिफरेंस डिफाइन करते हैं फिर उस सूरत में लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c f माइनस g, ये इक्वल होगा L माइनस m के। ठीक है, इस तरह अगर आप प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं तो सूरत में लिमिट x अप्रोचेस टू c f g, ये इक्वल होगा L m के। ठीक है, क्वेश्चन भी आप डिफाइन कर सकते हैं ये चीजें। ठीक है, इफ लिमिट x approaches to c f which is equal to L and limit g which is equal to m, then limit of f plus g which is equal to L plus m। ठीक है, डिफरेंस की लिमिट क्या होगी, L माइनस m होगी, प्रोडक्ट की लिमिट L m होगी, और बी एफ की यानी ये जो मल्टीपल है इसकी लिमिट क्या होगी, बी एल होगी। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन डिफाइन करते हैं तो उस सूरत में लिमिट ऑफ एफ ओवर एच क्या होगी, एल ओवर एच। ठीक है, ये चीजें आप प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ। वन प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू थ्योरम 3.23। तो थर्ड चैप्टर में भी हमने सीक्वेंस की, ठीक है, यानी सम डिफरेंस प्रोडक्ट ये सारा प्रूफ किया था। वो कह रहा है कि वन प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू थ्योरम। तो अल्टरनेटिवली इट कैन बी प्रूव बाय मेकिंग यूज ऑफ थ्योरम 3.23 एंड 4.18। अब यहाँ पर वो क्या करेगा कि प्रोडक्ट को यानी प्रूफ करेगा। तो बाकी थ्योरम्स यानी इस थ्योरम को बाकी जो पार्ट्स हैं आप उन्हें प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट को ही प्रूफ करने लगे हैं। लेट एक्स एन बी सीक्वेंस इन ए। ठीक है, जो हम ए ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सी, तो ये उसका नेबरहुड है। यहाँ पर जो हम ए ले रहे हैं ये वाला ए, हम कह रहे हैं कि एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन ए। इन ए, ठीक है, एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन ए such that x n is not equal to c for n belongs to n and c the limit point of x n. It follow from theorem 4.18 that limit of f of x n which is equal to L। जब हमने इस थ्योरम को स्टडी किया था 4.18, इस चीज को हम स्टडी कर चुके हैं जो अभी हम ये कह रहे हैं। ठीक है, हम उसमें ये स्टडी कर चुके हैं कि एक्स एन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स एन ये कन्वर्ज करेगा एल को। ठीक है, तो हम
उस सूरत में लिख सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स एन ये इक्वल होगी एल की। इस तरह हम जी के लिए डिफाइन कर सकते हैं लिमिट जी ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू एम। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेफिनेशन 4.23 implies एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एन ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स एन डॉट जी ऑफ एक्स एन। ठीक है। तो फिर अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं यानी एफ जी ऑफ एक्स एन ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स एन डॉट जी ऑफ एक्स एन। ठीक है। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ जी ऑफ एक्स एन ये फिर इक्वल हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है। डॉट लिमिट जी ऑफ एक्स एन। ठीक है। और हमें पता है स्टूडेंट्स के लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास एम है, ये बन जाएगा एल एम। ठीक है। लिमिट एफ जी ऑफ एक्स एन ये बन जाएगी एल एम। ये प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन हो जाएगा। तो बाकी भी आप सम को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी हम एक्स एन ले रहे हैं एनी सीक्वेंस इन ए। ठीक है। देन यानी जो एक्स एन है ये ए से बिलोंग करेगा। लिमिट ऑफ एक्स एन ये इक्वल है सी के। ठीक है। जो एक्स एन है नॉट इक्वल टू सी। देन हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एन यानी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू एल। इस तरह हम लिमिट जी ऑफ एक्स एन ये हम लिख सकते हैं एम। ठीक है। तो अगर आप सम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल सम, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स एन ये किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन। तो अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें बोथ साइड तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स एन ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स एन। तो आपको ये पता है कि ये इक्वल है एल के और आपको ये पता है कि ये इक्वल है एम के। ये बन जाएगा एल प्लस एम। इस तरह आप सिमिलरली आप यहाँ पर डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट अभी हमने प्रूफ किया है, क्वोशंट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थ्योरम आप इस तरह प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट है रिमार्क। लेट ए सबसेट है आर का एंड लेट f1 f2 f3 f4 अप टू सॉन fn वी फंक्शंस ऑन a to r। ठीक है। ये हम n टाइम ले रहे हैं फंक्शंस। अगर f1 फंक्शन है a to r, f2 भी है फंक्शन है फ्रॉम a to r, इस तरह f3 भी फंक्शन है फ्रॉम a to r अप टू सॉन, इसी तरह fn ये भी एक फंक्शन है a to r। and let C be clustered point of A if Lk which is equal to limit of Fk for k is equal to 1 to n। ठीक है। यानी आप जो फंक्शन f1 ले रहे हैं फ्रॉम A to R, ठीक है, इसकी लिमिट क्या है L1 L1 which is equal to limit x approaches to C f1। इस तरह आप f2 डिफाइन कर रहे हैं A to R, इस तरह इसकी लिमिट क्या है L2 है
L2 which is equal to limit x approaches to C F2। इसी तरह अप टू सॉन स्टूडेंट्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अप टू सॉन एफ एन डिफाइन कर रहे हैं। ये भी एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर और इसकी भी लिमिट क्या है, एल एन है, विच इज द लिमिट ऑफ एफ एन। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं। देन एल प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सॉन एल एन ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू C F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सॉन Fn। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, यानी आप सब लिमिट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट बने, इक्वेशन स्टेरिक। नेक्स्ट, इस तरह आप प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, L1 डॉट L2 डॉट L3 अप टू सॉन Ln ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x approaches to C F1 dot F2 up to so on dot Fn। In particular, we deduce that if L is the limit of f and n belongs to n, then L की पावर n ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x approaches to C f of x की पावर n। ये हमने एक रिजल्ट यहाँ पर डिड्यूस किया। ठीक है, यानी n बिलोंग्स टू n, उस सूरत में एल एन ये किसकी इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x की पावर n की। नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। एग्जांपल नंबर ए, सम ऑफ द लिमिट्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन सेक्शन 4.1 कैन बी proved by using theorem 4.24। इस तरह हमने सेक्शन 4.1 में कुछ एग्जांपल स्टडी की थी, उन्हीं एग्जांपल्स को हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 4.24। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट फॉलोज फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट सिंस लिमिट x approaches to c x which is equal to c, then limit of x square which is equal to c square, and that if c is greater than 0 then limit of 1 over x which is equal to limit 1 over limit of x which is equal to 1 over c। देखिए स्टूडेंट्स, हम सेक्शन 4.1 में लिमिट x approaches to c x which is equal to c ये भी प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह हम इस लिमिट को भी प्रूव कर चुके हैं, सी स्क्वायर। एक और हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, लिमिट x approaches to c 1 over x which is equal to 1 over c। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बाय यूजिंग थ्योरम 4.24 हम इस रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, यानी जो हमने अभी प्रोडक्ट कोशेंट ये जो अभी हमने डेफिनेशन देखी है, उन्हीं डेफिनेशन को यूज करते हुए आपको कह रहा है कि इन लिमिट्स को भी आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c x विच इज इक्वल टू c है, यानी अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो इस रिजल्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 ओवर x, इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c 1। ठीक है, बाय यूजिंग कोशेंट रूल, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू c x। ठीक है, आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट हमारे पास 1 ही आएगी, और आपको ये पता है बाय यूजिंग, इसको आप कह रहे हैं स्टेरिक कह लें, तो बाय यूजिंग स्टेरिक ये इक्वल आ जाएगा c। देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ वही चीज़ प्रूफ हो चुकी है जो कि हमने सेक्शन 4.1 में इस चीज़ को प्रूफ किया था। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c
1 ओवर x ये इक्वल है 1 ओवर c। अब वो कह रहा है कि हम डेफिनेशन 4.24 को यूज करते हुए हम इस रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डॉट x क्यूब माइनस 4 विच इज इक्वल टू 20। ये हमने प्रूव कर, तो हम वही थ्योरम यूज करेंगे 4.24। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 4.24 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 into x square plus 1 dot x cube minus 4 which is equal to limit x approaches to 2 x square plus 1 dot limit x approaches to 2 x cube minus 4। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1। इसको आप सॉल्व करें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर आप इसकी लिमिट देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 20। तो इस तरह ये एग्जाम्पल प्रूफ हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने प्रूफ करना है 4 ओवर 5। तो हम इसमें वही थ्योरम यूज करेंगे 4.24। तो इस थ्योरम के मुताबिक स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 into x क्यूब माइनस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट 4 आता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये रिजल्ट क्या आता है 5 आता है। तो ये इस तरह आप इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये लिमिट आ जाएगी 4 ओवर 5। नोट दैट सिंस द लिमिट इन द डिनोमिनेटर इज 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन थ्योरम 2.4 इज एप्लीकेबल। तो जब हमने क्वोशंट का रिजल्ट स्टडी किया था उसमें जो भी आप डिनोमिनेटर लेते हैं एच ऑफ एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब हमने इस ठीक है फंक्शन की लिमिट फाइंड की तो वो हमारे पास क्या आ चुकी है 5, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ये जो क्वोशंट का थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्वोशंट का फार्मूला अब यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वोशंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी ये हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर 3x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 4 ओवर 3x माइनस 6 ये गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 4 है, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4। चलो यहीं पर हम लिख लेते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वोशंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर 3x माइनस 6 ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वोशंट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखें हम अगर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 4 ये आप फाइंड करें। इसकी लिमिट पुट करें तो ये आता है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर की लिमिट फाइंड करें, ये हमारे पास है 3x माइनस 6 है। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है
3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6, ये आता है 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप डायरेक्ट कोशेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं 4.24, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 0/0, यानी ये हमारे पास क्या है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कोशेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, यानी जो हमारे पास है x² माइनस 4 ओवर 3x माइनस 6 है, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए x² माइनस 4, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, ये आप लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर से आप अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये आता है x माइनस 2 आता है, फिर ये कैंसिल, ये सिंपल बनता है x प्लस 2 ओवर 3। ठीक है, फिर आप इस फंक्शन पर आप फिर कोशेंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन पर कोशेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x प्लस 2 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 3, तो ये बनता है स्टूडेंट हमारे पास 4 ओवर 3। तो उस सूरत में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² माइनस 4 ओवर 3x माइनस 6, ये हमारे पास लिमिट क्या आती है 4 ओवर 3 आती है। ठीक है, इस सूरत में ये हमारे पास लिमिट 4/3 आती है। ठीक है, तो ये वही प्रोसीजर है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये लिमिट हमारे पास क्या आती है 4/3 आती है। नोट दैट द फंक्शन g of x which is equal to x² minus 4 over 3x minus 6 has a limit at 2 even though it is not defined there। ठीक है, ये चीज यहाँ पर डिस्कस है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।